Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. As we are doing our chapter 3rd of history, जिसका name है the Delhi Sultanate. And in the last videos, we have discussed about the different rulers of the Delhi Sultanate. हमने डिस्कस किया कैसे बाबर ने लास्ट सुल्तान को डिफीट करके, सुल्तान का नेम था इब्राहिम लोदी, मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, हमको पता कैसे चलता है इन सब रूलर्स के बारे में. सो फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ये कौन से सोर्सेज होते हैं जिनमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं. कॉइन्स लाइक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जो ऑल टाइम्स में रूलर्स हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, अपने प्लेसिंग वर्ड्स कॉइन्स पे लिखवा देते ताकि उनके जाने के बाद लोग उनको याद रखें, उनकी प्रशंसा सुने उस कॉइन्स के थ्रू. सेकंड इज इंस्क्रिप्शंस, संस्कृतिक लैंग्वेज में लिखा जाता था इसको. एंड द थर्ड वन इज मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स में लाइक बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स, इन सब के थ्रू हमको उनके बारे में पता चलता है. देन सेकेंड सोर्स इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कहा जाता है तारीख. बेसिकली ये सिंगुलर सेंस में कहा जाता है और प्लूरल सेंस में इसको बोला जाता है त्वारिख्स. इन द पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो कौन सी लैंग्वेज में थे, पर्शियन लैंग्वेज में थे. However, the writers of this historical records had certain limitations. यानी कि वो राइटर्स, वो ऑथर जिन्होंने इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में लिखा था, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं. अब उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज दे लिव्ड इन द कैपिटल दिल्ली एंड रियली ट्रेवल्ड बियॉन्ड इट. यानी कि वो ऑथर्स, वो राइटर्स जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में लिखते थे वो सिर्फ दिल्ली कैपिटल में रहते थे और इसके बाहर बहुत कम ट्रैवल करते थे, जिसके बारे में उनको मतलब नॉलेज नहीं होती थी. बाहर की जो सिटीज़ होती थी उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती थी. सेकेंड इज दे रोट अबाउट रूलर्स इन द होप ऑफ गेनिंग रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स. यानी ये जो राइटर्स, ऑथर्स हुआ करते थे, ये रूलर्स के बारे में लिखते थे और वो इसलिए लिखते थे कि जो रूलर्स है, सुल्तान है, उनको क्या देंगे, रिकग्निशन देंगे, पहचान देंगे और रिवॉर्ड्स देंगे. मतलब उनके बारे में पॉजिटिव लिखा जाता था रूलर्स के बारे में. एंड द थर्ड लिमिटेशन इज दिस लिमिटेड देयर विजन because of which they advised rulers to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. This limited, यानी कि जो ये राइटर्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो उनका विजन था वो लिमिटेड हुआ. लिमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि जो ये राइटर्स हुआ करते थे वो सुल्तान को कहा करते थे कि मतलब आपको पता है सुल्तान अपने अंडर में नॉबल्स को रखते थे. नॉबल्स कौन होते हैं? ग्रेट पर्सन, यानी कि वो राइटर्स ही हो गए. तो राइटर्स उनको कहा करते थे कि आगे जो भी उनके जाने के बाद नॉबल्स होंगे वो उन्हीं की जनरेशन के हो, यानी कि बर्थ राइट के अकॉर्डिंग मिले उन्हें. यानी कि हम कह सकते हैं उन्हीं के बच्चे, यानी कि उन्हीं के बच्चों को वो बर्थ राइट मिले. और वो जेंडर डिस्टिंक्शन भी किया करते थे. जेंडर डिस्टिंक्शन मीन मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट किया जाता था, मेल को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था. These ideas were not shared by everybody. और ये जो आइडियाज थे ये सभी के थ्रू शेयर नहीं किए गए थे. So these are the sources of information. Now we are going to discuss about the expansion and consolidation. मतलब जो ये सुल्तान से इन्होंने कैसे अपने आप को एक्सपैंड किया और कंसोलिडेट किया, स्ट्रॉन्ग किया. बेसिकली 3 फेजेस में किया था. वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फेज इज During the early years of Sultanate rule, control rarely extended beyond the garrison towns. First of all, garrison towns होते कौन से हैं? वो towns जिनमें soldiers का ग्रुप रहता है ताकि वो उस टाउन को डिफेंड कर सके. तो सल्तनत रूल का जो अर्ली ईयर्स थे, यानी कि सुल्तान के जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे, उनका जो वो कंट्रोल था ना वो बहुत कम जाता था. मतलब गैरिसन टाउन से बाहर नहीं जाता था, वो गैरिसन टाउन्स के अंदर अंदर ही कंट्रोल करते थे. देन इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. क्या हुई वो? दिस पोज्ड ए प्रॉब्लम फॉर द सुल्तान्स हु हैड टू डिपेंड अपॉन ट्रेड एंड प्लंडर फॉर देयर सप्लाईज. यानी कि इससे सुल्तान को एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई. वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट थी
पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे ना, वो किस पे डिपेंडेंट होते थे? ट्रेड पे, लेन देन पे, और प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट मचाते थे वो सप्लाईज के थ्रू। तो इससे उनकी क्या हुई? प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देन द मोंगल्स एंड रैपलिंग गवर्नर्स कॉन्स्टेंटली चैलेंज देयर पोजिशन। मोंगल्स बेसिकली एक ट्राइब का नेम है जो कि अफगानिस्तान में रहते थे, और जो रैपलिंग गवर्नर्स, कंट्रोलिंग गवर्नर्स होते थे, जिनको उस एरिया के लिए अपॉइंट किया जाता था कि आप उस एरिया को अपॉइंट करोगे, वो उस पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहे थे। देन सुल्तान ने डिसाइड किया कि गैरिसोन टाउन्स के अलावा, यानी कि जो सोल्जर्स उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसके अलावा और एरिया पे भी कंट्रोल करना चाहेंगे। Therefore, the sultans consolidated the hinterland of the garrison towns. Hinterland का मतलब होता है वो एरिया जो उनके कंट्रोल के बाहर था। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये गैरिसोन टाउन था यहाँ पर वन, एक गैरिसोन टाउन यहाँ पर था, यहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं था। तो सुल्तान ने क्या किया? ये सारा एरिया कंबाइन कर लिया, यानी कि ये जो हिंटरलैंड था जिस पे उनका कंट्रोल नहीं था, उन्होंने ये कंसोलिडेट कर लिया, कंबाइन कर लिया, ताकि वो अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट वर क्लियर, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रिमूव्ड। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? वो पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं अपने एनिमल्स को भी लेके, तो उनको रिमूव कर दिया गया। एंड द एरिया ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और वो जो एरिया था वो किसके अंडर आ गया था? कल्टीवेशन, यानी कि वहां पर खेती कर दी गई। देन रिच लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जिनके पास बहुत लैंड होती थी, वर फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान्स। उनके साथ फोर्स किया गया कि वो सुल्तान्स की अथॉरिटी को पहचाने, रिकॉग्नाइज करें। To check the powers of the landed chieftains and rich landowners, the Sultan brought. First of all, landed chieftains कौन होते हैं? वो पर्सन, chieftains का मतलब होता है बेसिकली चीफ ऑफ ए ट्राइब वी कैन से, यानी कि वो पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और रिच लैंड ओनर से, उनकी पावर को चेक करने के लिए सुल्तान ने कुछ रूल्स निकाले, कुछ लेके आए। वो क्या क्या थे? फर्स्ट वन इज लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन अंडर इट्स कंट्रोल। लैंड असेसमेंट का मतलब होता है, मतलब लैंड रेवेन्यू, मतलब उस पर कितनी इनकम जनरेट हो रही है। जो रिच लैंड ओनर्स की इनकम जनरेट हो रही थी उनके लैंड पे और इनकम कलेक्ट हो रहा था, वो सुल्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। देन सेकेंड इज लिवाई टैक्सेस ऑन द लोकल चीफटेन्स। लिवाई टैक्सेस का मतलब होता है टैक्स चार्ज करना। तो लोकल चीफटेन्स पे, जो लोकल चीफटेन्स थे, उनकी लैंड पे सुल्तान क्या करते थे? टैक्स को चार्ज करते थे, ताकि वो बहुत सारी इनकम को कलेक्ट कर ले। किससे? लोकल चीफटेन्स से। देन थर्ड इज डिप्राइव द लोकल चीफटेन्स द राइट टू लिवाई टैक्सेस। यानी कि जो लोकल चीफटेन्स थे उनको डिप्राइव किया गया, उनको वंचित किया गया कि आप टैक्स को चार्ज नहीं कर सकते, आपके पास ये राइट नहीं है, ओनली सुल्तान के पास राइट है। सो दिस इज अबाउट फेज वन, कैसे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, किसने? सुल्तान ने। नाउ सेकेंड फेज इज एक्सपेंशन टुक प्लेस ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। अभी तक तो हम इंटरनल फ्रंटियर के बारे में डिस्कस करके आए हैं फेज वन में। एक्सटर्नल फ्रंटियर में कैसे एक्सपेंशन हुआ? आर्मीज रिटर्न विद हॉर्सेज। जो उनकी आर्मीज थी वो क्या लेके आई अपने साथ? हॉर्सेज, एलिफेंट्स, स्लेव्स एंड अदर बूटी इंक्लूडिंग टेरिटरीज। बूटी का मतलब होता है जो स्टॉलन गुड्स होते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो आर्मीज, आपको पता है ना, ऑल टाइम्स में वही रिच हुआ करते थे जिनके पास हॉर्सेस बहुत ज़्यादा होते थे, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उनकी आर्मीज जब रिटर्न वापस आई तो ये सब कुछ लेके आई, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, स्लेव्स का मतलब होता है दासी, और अदर बूटी और इंक्लूडिंग टेरिटरी। टेरिटरीज का मतलब बहुत वास्ट एरिया में। सो दिस इज अबाउट फेज सेकेंड। नाउ फेज थर्ड इज बाय मिड 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के मिड में सल्तनत हैड एक्सपेंडेड एंड ऑक्यूपाइड ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सल्तनत ने क्या कर लिया था? एक्सपैंड कर लिया था और लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब उस जगह को ले लिया था। मैं आपको बता रही हूँ ना कैसे अपने आप को, एक गैरिसोन टाउन उनका यहाँ पर है, एक दूसरी सिटी में, तो उन्होंने उस एरिया को कंबाइन कर लिया। इससे उनका जो सल्तनत है वो
एक्सपैंड हो गए, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। देन मेंटेन लार्ज एरिया अंडर देयर कंट्रोल। अब यही बात आ रही है यहाँ पर, सल्तनत ने अपना उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। द सल्तनत आर्मीज कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीसेंट्स। अब सल्तनत जो आर्मी थी वो क्या कर रही थी, टैक्स को कलेक्ट कर रही थी, किससे, पीसेंट से, फार्मर से। सो दैट्स हाउ सल्तनत हैड एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड। So rest of the chapter we will continue in our next video. Till then, have a good day.